नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास भाटिया, निर्देशक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बीबी नगर हैदराबाद से बोल रहा हूँ। आप सबको मेरी शुभकामनाएं एम्स की तरफ से। और मुझे खुशी है कि मैं आज थोड़ा आपको एम्स की स्टेटस के बारे में, इसकी प्रोग्रेस के बारे में थोड़ा अपडेट करूँगा। और इसके अलावा जो भी आपके प्रश्न होंगे, चाहे वो कोविड से संबंधित हों या इस इंस्टीट्यूशन से संबंधित हों, आप पूछ सकते हैं, ताकि लोगों को ये मालूम लगे कि हम लोग कहाँ पे अभी हैं और कितना वक्त और लगेगा आगे की सर्विसेज डेवलप होने में। हम लोगों ने कोविड केयर सेंटर शुरू किया था अप्रैल के महीने में, जब यहाँ पे सेकेंड वेव आई थी, क्योंकि उस समय बहुत शॉर्टेज भी थी ऑक्सीजन की और बहुत दिक्कतें हो रही थी। तो अभी हम लोगों ने, हमारे पास जो सी ब्लॉक का एरिया है उसके अंदर में हमने 25 बेड से शुरू किए और उसको धीरे धीरे बढ़ाते हुए 85 बेड्स कर दिए। हमारे पास शुरू में ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं थे, दिक्कत थी, तो धीरे धीरे लोग भी आगे आए और भी संस्थाएं आई, भारत सरकार ने बहुत सहायता की। तो हमारे को इस वक्त पे हमारे पास 140 ऑक्सीजन सिलेंडर्स थे, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, वेंटिलेटर्स और तमाम जो भी सामान चाहिए था सब हमारे को मिल गया। तो हमने यहाँ पे पेशेंट्स को एडमिट किया। बहुत सीरियस पेशेंट्स को मैनेज करने के लिए व्यवस्था नहीं थी उस समय, लेकिन अभी हमने उस पर भी काम शुरू किया हुआ है। तो लोगों को उसका काफ़ी फ़ायदा हुआ और खुशी की बात यह है कि सब लोग ठीक होकर घर वापस चले गए। हमारे पास उस काम के बाद में भारत सरकार ने हम लोगों को ऑक्सीजन का प्लांट एक सैंक्शन किया, जो कि DRDO ने उसको जो है बनाना शुरू किया था और वो लगभग तैयार है और वो एक प्लांट लग चुका है और उसको अभी हम कुछ ही दिनों में उसको शुरू कर देंगे। इसके बाद एक और प्लांट अभी हमारा सैंक्शन हो गया है और उसका भी काम शुरू हो गया है। तो भविष्य में कोई ऐसी दिक्कत आती है कि ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है, तो हम किसी और पे निर्भर नहीं होंगे, हम अपने आप, जिसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर होंगे। ऑक्सीजन तो वैसे भी एक अस्पताल में चाहिए होती है, जैसे आप जानते ही हो कि ऑपरेशन थिएटर के लिए, ICU के लिए और जो बीमार पेशेंट्स हैं उनके वार्ड्स में, तो ऑक्सीजन हमारा अपना ही यहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा और हम ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी फिल करके रखेंगे, ताकि कभी भी किसी स्थिति में ऐसा ना हो कि कमी हो। तो इस स्टेज पे कोविड के पेशेंट्स कम हो गए हैं। अच्छी बात है, खुशी की बात है कि सब लोगों ने प्रिकॉशंस लिए और जो गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना ने, भारत सरकार ने मिल के हम सब ने काम किया। अभी इस वक्त पे मरीज़ नहीं हैं और हम लोग टेस्ट भी कर रहे हैं, तो अभी लगभग समझिए कि बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि सब लोग आप प्रिकॉशन लेते रहें, ताकि भविष्य में इस तरह का फिर से कोई खराब स्थिति ना बने। अच्छा पूछा क्वेश्चन, क्योंकि आप देखिए अभी हमारा तीसरा बैच MBBS का आने वाला है। तो पहला बैच जो है जब शुरू हुआ था, आपको मालूम होगा 2019 27 अगस्त को 2019, तो उस टाइम पे 50 बच्चे लिए थे स्टूडेंट, उसको बढ़ा के हमने पिछले साल 62 कर दिए। तो इस साल जो है हम लगभग पूरा बैच ले रहे हैं, क्योंकि अभी हम बेटर प्रिपेयर्ड हो गए हैं। अभी इस साल जो नीट का एग्ज़ाम होगा उसके थ्रू 100 बच्चे आएंगे। पिछले साल बहुत टैलेंटेड और बहुत हाई रैंकिंग बच्चे भी आए, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। नया इंस्टीट्यूट है, फिर भी बच्चों ने एम्स बीबी नगर को अपना ऑप्शन दिया। उनके लिए हमने सारी फैसिलिटीज़, हमने मीटिंग भी कर ली, आने वाले बैच के लिए तैयारी कर ली है और उनको उनकी मेस तैयार है, उनके रहने का भी हम इंतज़ाम कर रहे हैं और जिसे हम हॉस्टल कहते हैं, और उनके खेलने का, क्लासरूम्स का। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो प्रोफेसर्स हैं, फैकल्टी मेंबर्स, उन सब का रिक्रूटमेंट हो चुका है। पिछले 8 महीने से ये प्रोसेस किया था हमने, सितंबर 2020 ऑनवर्ड्स। तो उसके बाद से इस वक्त हमारे पास 87 प्रोफेसर्स डिफरेंट पोजीशंस पे, फैकल्टी 19 डिपार्टमेंट के यहाँ पे ज्वाइन कर चुके हैं। और इंडिया के, मुझे गर्व है कि बहुत ही अच्छे हमारे को डॉक्टर यहाँ मिले हैं। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए उन डॉक्टरों की, प्रोफेसर्स की ज़रूरत होती है, वो सब यहाँ पे अभी हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं नए बैच के लिए। और जो लैब का सामान चाहिए और जो हॉस्पिटल में जो मरीज़ देखने हैं बच्चों ने, जो अभी सीनियर बैच हो गया,
क्योंकि उनका ट्रेनिंग होता है अस्पताल में पेशेंट के साथ इंटरेक्शन होने का, तो वो सब भी हम सर्विसेज उनको और सेवाएं उनके लिए हमने तैयार कर ली हैं। कोई नए कोर्स आने वाले हैं क्या सर स्टूडेंट्स के लिए, न्यू कोर्सेज? जो MBBS के अलावा, क्योंकि वो पहला कोर्स शुरू में करना होता है, तो इसके अलावा हमारा प्लानिंग ये है कि हम इमीडिएटली और नए कोर्स शुरू करना चाहते हैं। किसी भी एक अच्छे अस्पताल को चलाने के लिए MBBS डॉक्टर चाहिए, फिर उसके अलावा MD MS स्पेशलिस्ट चाहिए, और बाद में DM और MCH वाले सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए। ये तो डॉक्टर्स की एक मेडिकल कॉलेज में जो काम होगा अस्पताल में। इसके अलावा अस्पताल को चलाने के लिए हमें नर्सेस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए BSc नर्सिंग और बाद में उसके MSc नर्सिंग और बाद में PhD भी शुरू करेंगे। तीसरा जो केडर है वो भी बहुत ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं पैरामेडिकल कोर्सेज, जिसमें ये टेक्नीशियंस, टेक्निकल कोर्सेज, मेडिकल लैब, क्योंकि इतने बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, इतनी लैब्स होती हैं, उनको संभालना चलाना, तो कई बार उतने अच्छे ट्रेंड टेक्नीशियंस भी नहीं मिलते। तो हम ये सारे कोर्सेज की अप्रूवल ले चुके हैं, और अभी हाल ही में अभी और कल भी जो है हमारी एक इंस्पेक्शन है, और पहले भी करवा चुके हैं, और हमने अपनी गवर्निंग बॉडी से भी अप्रूवल करवा ली। हम अपना MD MS का प्रोग्राम जनवरी-फरवरी 2022 से शुरू करने का हमारा प्लान है। BSc नर्सिंग, उसको भी हमने अप्रूव करवा लिया है, उसको भी हम 22 में जब उसका एम्स के थ्रू एग्ज़ाम होगा, उसका ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम, उसके थ्रू लेंगे। और अगर हमारे पास और फैसिलिटीज़ बन जाएंगी तो हम कोशिश करेंगे कि अगले साल 22 में हम पैरामेडिकल कोर्सेज भी शुरू कर पाएँ। सर एम्स बीबी नगर के फ्यूचर्स प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान्स? ये बीबी नगर के लिए मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि अभी आपने भी पढ़ा होगा या आपको ज्ञान होगा इस बात का कि जो 200 एकड़ जो लैंड हमको गवर्नमेंट ने दी, तेलंगाना गवर्नमेंट ने, और ये थोड़ी पार्शली बिल्ड बिल्डिंग हमको मिली जिसमें हम काम कर रहे हैं। इसके लिए इसका मास्टर प्लान पूरा तैयार हो गया है और वो अप्रूव हो गया है, और उसका टेंडर भी निकल गया है। और उसके बाद जो है इस साल उम्मीद है कि वो एक बार टेंडर फाइनल हो जाएगा, भारत सरकार जिस पे काम कर रही है, तो लगभग 800 करोड़ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर वो डेवलप किया जाएगा। 183 करोड़ का जो इक्विपमेंट्स हैं मेडिकल अस्पताल के लिए, ट्रेनिंग के लिए, उसका भी पूरा प्रावधान है, उसका वो भी सामान सब आ रहा है और भी आएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी थर्ड वेव? तीसरी वेव की चिंता हम सबको है, और इस बारे में बार बार चर्चा भी होती है। मेरा अपना विचार है कि अगर हम लोग दो चीज़ों पे पूरा ध्यान दें, एक तो अपने कोविड बिहेवियर पे सब लोग ख्याल रखें और पूरे प्रिकॉशंस लें, और दूसरा कि सब लोग वैक्सीनेशन करवाते जाएं। अब आप जैसे कि जानते हैं लगभग 60 करोड़ वैक्सीन के करीब लग चुके हैं, तो एक बहुत बड़ा कैंपेन, वर्ल्ड का लार्जेस्ट वैक्सीनेशन कैंपेन चल रहा है। जिन जिन देशों में वैक्सीनेशन अच्छा हो गया है, जैसे यूनाइटेड किंगडम, उन कंट्रीज़ में अस्पताल में एडमिट होने की रेट जो है बहुत कम है, और जो डेथ रेट है वो बहुत कम है। हम लोगों को चिंता इन दो चीज़ों की है कि मरीज़ जो हैं, अगर मान लीजिए खांसी जुकाम है या कोविड के कुछ चीज़ें हुई, लेकिन ये सिचुएशन आए कि उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़े, या उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, या उनकी डेथ हो जाए, तो ये जो थर्ड वेव की शंका है, मुझे लगता है कि अगर ये आएगी भी भविष्य में, तो ज़रूरी नहीं कि ये पूरे देश में एक साथ ऐसे आए। जैसे कि इस टाइम पे जैसे मान लीजिए केरल में चल रहा है, या कुछ नॉर्थ ईस्ट में आ रहा है, चल रहे हैं केसेस, तो हो सकता है ये रीजनल लेवल पे हो, जिन जगह पे या तो वैक्सीनेशन कम है यहाँ पे, या ओवर दी टाइम अगर कोई ऐसी साइंस से मालूम पड़ता है कि उनकी इम्यूनिटी कम हो गई है। लेकिन इस बात की चिंता से 100% हम लोग नहीं फ्री हो सकते कि कोविड थर्ड वेव नहीं आएगी, लेकिन ये भी हम सोच सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक तरीके से कि अगर हमने अपना पूरा प्रिकॉशन ली और वैक्सीनेशन हुआ है, तो हो सकता है कि उस स्थिति तक ना पहुँचे जैसा कि हमने सेकेंड वेव में देखा था।